हमारे साथ जी एक केस स्टडी भी मौजूद है। हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। हिना। वालेकुम सलाम। हिना, मैं चाहूँगी कि आप अपना मसला जो बयान करें यहाँ पे। जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए और ना जैसे मैंने 2 साल के बाद डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने से तो उन्होंने जैसे मेरी रिपोर्ट्स वगैरह करी तो उन्होंने कहा कि आपकी यूट्रस में ना पानी की थैलियाँ बन रही हैं और जैसे ना मेरी पीरियड्स भी ना लॉन्ग टाइम के लिए अभी चलते हैं, जैसे ना आज 15 दिन तो लाजमी ही चलता है। और कह रही आपकी राइट ओवरी है, उसमें भी जैसे ना प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने बोला पानी, आपकी यूट्रस में पानी की थैलियाँ आपने बोला? तो उन्होंने बीमारी का नाम बताया था आपको, एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओ, क्या बताया था? पीसीओ बताया जी। था। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने पीसीओएस के वाले से बात भी करनी है, इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है। तो आगा साहब, आप इस पे कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने कहा कि पानी की थैलियाँ बन गई, वो सिस्ट हैं। सिस्ट का ताल्लुक कहीं न कहीं एंडोमेट्रियम से है। एंडोमेट्रियम से भी है, मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन से भी है। और जब तक कि वो तमाम चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सारे मसाइल कभी भी ठीक नहीं होंगे। अब तो बात ये कि 2, 3 साल, 4 साल बाद आप डॉक्टर के पास गए, थोड़ी सी कहीं कॉम्प्लिकेशन थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये तमाम चीज़ें जो है, इसके लिए जो हम आज तमाम चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जिस तरह इनका मसला है या और मसला है, डॉक्टर साहब ने भी कुछ चीज़ें डिस्कस की। मैं सिर्फ एक एडवाइस इस प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा कि वो लोग जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, वो कभी भी डॉक्टर के पास अपने ख़ानदान को ले जाने के बजाय प्रीफर करें कि सिर्फ कपल जाए। कपल जब तक के खुद नहीं जाएगा तब तक के दोनों का इंटरेस्ट शो नहीं होगा। वरना तो हमारे यहाँ तो रिवायत है कि जो साहब हैं, उन्होंने पहली शादी में औलाद से औलाद नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी कर ली, दूसरी हुई तो तीसरी कर ली। तीसरी के बाद किसी ने समझाया कि भाई अपना भी टेस्ट करा लो, तो पता चला कि वहाँ 0 था। तो मेरी दरख्वास्त ये कि जब जो हम आज अगर मुख्तसर तरीन पैगाम इस पूरी महफिल का अगर देना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि पैगाम यही है कि जी, कपल हमेशा डॉक्टर के पास जाए। हाँ, उनका एक अपना कंफर्ट लेवल भी। नीलम बुखारी हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी नीलम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे 6 साल से औलाद नहीं हो रही। जी जी जी, तो मुझे मस्त कौन से टेस्ट करवाने हैं जिससे पता लगे कि मुझ में कोई कमी है या मेरे हस्बैंड में। अच्छा, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास वैसे गई हैं? गए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला। 2-3 मंथ के लिए इलाज करवाया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे जब देखिए नीलम, मुझे एक चीज़ बस आपको समझानी है कि देखिए 2-3 महीने के इलाज से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक तो आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि आपके प्रॉपर जो बेऔलादी का इलाज करें। आपके टेस्ट होंगे सारे आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, कि आपके जो सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से। कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जैसे साहब ने भी बताया कि वो माहवारी के कुछ स्पेसिफिक डेज पे हम कराते हैं। पहले पता चले कि आपकी तशखीस हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, ट्यूब में, या आपके अंडे नहीं बनने, उसके हिसाब से फिर इलाज तजवीज़ किया जाता है। लेकिन इस ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि इसमें इलाज में टाइम लगता है, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। आप डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाके मायूस ना हो जाए। आपको वैसे डॉक्टर ने बताया क्या था, प्रॉब्लम क्या है? मुझे बस जब महीने की साइकिल शुरू स्टार्ट होती है तो मुझे दर्द होता है पास में। अच्छा, मैं समझ। अच्छा, आपके हस्बैंड ने वैसे टेस्ट कराया अपना? नहीं, वो कहते हैं कि जब आपको बेबी हो जाएगा तो ये मसला ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आपको डॉक्टर ने कहा? अच्छा, आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं बताया उन्होंने? तो अभी मुझे ये मालूम करना है कि मुझे कौन सी लाजमी टेस्ट जो जरूरी है वो करवाने चाहिए। अच्छा ठीक है। आपने ये बताया है, जो मुझे समझ में आया है कि आपको माहवारी के दिनों में दर्द होता है, ठीक है। माहवारी के दिनों में जो दर्द होता है उसकी जो अलामात होती हैं, उसमें एक चीज़ जो हमें रूल आउट करनी होती है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, उसका टिश्यू बच्चेदानी के अलावा बाहर भी आपके टिश्यू में कहीं ना कहीं हो सकता है। आपके ट्यूब्स के ऊपर हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है, या पीछे आपकी जो दीवार होती है रेक्टम और उसके दरमियान स्पेस होती है, उसमें भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि नॉर्मल वो एरिया पे एंडोमेट्रियम नहीं होता, जब उन ख़वातीन को माहवारी आती है तो मेंसेस के दिनों में कुछ ना कुछ ब्लड जो है
कुछ बैकफ्लो होता है वहाँ से ट्यूब्स के थ्रू वहाँ जाके वो गिरता है, या कुछ ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक्स के थ्रू वहाँ जाके स्प्रेड होता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्यों होता है वो, क्योंकि ब्लड वहाँ डिपॉजिट होता है तो इन्फ्लेमेशन करता है, वो हमारी पूरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम आ जाता है उसको क्लियर करने के लिए कि ब्लड यहाँ क्यों डिपॉजिट हुआ है। तो जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो पेन करेगा, ऑब्वियसली पेन होता है, स्कारिंग होती है, तो टिश्यू वहाँ का डैमेज होता है। तो इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, ये 15 से 44 ईयर्स की उम्र की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है, इसमें ये बीमारी तकरीबन 6 से 10% औरतों को होती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस आपको माँ बनने से रोक नहीं सकती। अगर आपकी बीमारी की बहुत सारी लड़कियां जिनको एंडोमेट्रियोसिस है वो कंसीव भी करती हैं, बच्चे भी पैदा करती हैं। हाँ, लेकिन उनमें से 10 से 20% को अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा हो, जिसकी हम स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 3 और 4 हो, तो उसमें फिर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपकी ट्यूब्स भी ख़राब हो जाती हैं, उसमें आपका एग्स जो है क्वालिटी भी ख़राब होती है, एग का पिकअप अगर ट्यूब्स ख़राब हो, प्लस फिर बच्चेदानी वो भी ख़राब हो सकता है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो ख़राब होती है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाए तो मिसकैरेजेस का रिस्क होता है। तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल इंसिडेंस प्रेगनेंसी का बहुत कम होता है अगर स्टेज 3-4 हो। तो अच्छा। इस अगर एंडोमेट्रियोसिस इसकी भी स्टेज है एंडोमेट्रियोसिस? बिल्कुल, इसकी तो स्टेजिंग अच्छा, कि स्टेज 1 है। और एंडोमेट्रियोसिस जब मैं पढ़ भी रही थी उसमें था कि आपको आपके पहले सर्कल से शुरू हो सकती है और ये फिर आपको आपके मेनोपॉज तक रहती है, और इसका क्योर समहाउ अभी तक नहीं है, बट आपको उसको मेडिकेशन के थ्रू उसको ट्रीट करते रहना चाहिए। बिल्कुल, इस बीमारी क्योंकि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है, ठीक है, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन तो औरतों को हर महीने बनता रहता है, हार्मोन है आपकी बॉडी में आएगा, तो आपको जब जब मेंसेस आएंगे आपकी डिजीज़ जो है ना वो प्रोग्रेस करती रहेगी, इसलिए इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। तो इसका इलाज मतलब आप बीमारी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को अगर दर्द है तो आप दर्द की दवाई दे दें, या कुछ अरसे के लिए उनको हार्मोन्स की दवाई दे दें। किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फिर आप उसका स्पेसिफिक उस चीज़ का इलाज कर लें। सिस्ट अगर बड़ी हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर के से बड़ी या 6 सेंटीमीटर की सिस्ट है, पेन हो रहा है, तो फिर उनको ऑपरेट करना पड़ता है, और उसमें ओवरीज़ की सिस्ट को निकालते हैं। उसमें केयरफुल ये रहना होता है कि आप ओवरीज की सिस्ट निकालते हुए नॉर्मल ओवरी का टिश्यू डैमेज ना करें, वरना उनकी फर्टिलिटी मजीद ख़राब होने का चांस है। बिल्कुल, और ट्यूब्स एंड ओवरीज इतनी करीब होती हैं तो ट्यूब्स भी उसमें ख़राब होने का चांस होता है। सो ये पूरा लॉन्ग एक प्रोसेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि अगर पेन होता है तो ये तो ज़्यादातर आप देखेंगे अमूमन बच्चियों को हमारी, और मतलब शादीशुदा औरतों को भी अक्सर ख़ास दिनों में आपको ये तकलीफ़ होती है, तो क्या ये बच्चियों को भी चेक करवाना चाहिए कि अगर दर्द है तो इस बारे में अवेयरनेस आप लोगों को क्योंकि अमूमन लोगों के घर में ये है, कहते हैं यार ये तो खास, ये तो एक नॉर्मल होता ही है। देखिए, दर्द होना एक ऐसा दर्द, आपने अगर पॉन्स्टोन दे दी, एक तो ये कि दर्द की दवाई खा लें वो सेफ होती है, पॉन्स्टोन सिंपल सी दवाई है, बच्चों को दे दें, लेकिन वो दर्द जो इन खास दिनों में हो कि आप अपने नॉर्मल रूटीन पे ना जा सकें, आपको स्कूल से या काम से या ऑफिस से छुट्टी करनी पड़े, उस दर्द को, और आपको वो मुसलसल रह रहा है, आपको 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इसके साथ आपको पेशाब करते हुए तकलीफ हो रही है या पखाना करते हुए तकलीफ हो रही है, या हर वक्त एक दुखन सी है, या हस्बैंड वाइफ अपन रिलेशनशिप करते हैं उसमें कोई पेन हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं जो अलामात हैं जो ज़रूर आप जल्दी जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि यानी कि पहले आप पहले 3-4 पे जाने से पहले आप अर्ली स्टेज पे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ डॉक्टर साहब, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइंटिफिक एविडेंस बताऊं कि जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो दोनों में, एंडोमेट्रियोसिस और साइकेट्रिक इलनेस में, नफ्सियात के मसाइल में एक जीन्स कॉमन है। सो इनको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। बिल्कुल, तो इनको, जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको कहीं ना कहीं नफ्सियात वाले मसाइल का एलिमेंट आता है, और जिनको नफ्सियात के मसाइल होते हैं उनको एंडोमेट्रियोसिस भी होता है। कितना लिंक्ड है आप? एक स्ट्रेस अभी फाइंड आउट हुआ है, और स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब, स्ट्रेस तो आजकल आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है। बच्चे भी कह रहे थे बच्चों में, और इसके बारे में हमेशा मैं एक मिसाल देती हूँ कि आपने कितना ही खूबसूरत जूता पहना हो, ब्रांडेड हो, लेकिन अगर उसमें एक कील है और वो आपको चुभ रही है तो आप कभी भी अच्छे से अच्छा रास्ता भी नहीं तलाश कर तय कर सकते, वॉक ही नहीं होगी, वॉक नहीं कर सकते ना, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आपको वो कील चुभना शुरू होता है तो फिर आप जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी भी होती हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ जिस पे तवज्जो देनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जहन कैसे काम करते हैं। हमारी 3 चीज़ें हैं, ख्यालात, जज्बात और मेरा रद्द-ए-अमल। मेरा नज़र का जाविया कैसा है, चीज़ों के बारे में मैं सोचती कैसे हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अगर मुझे वजह ही पता लग जाए कि एंजाइटी डिप्रेशन क्या है, फिर तो मसला ही हल हो जाए। बिल्कुल, हम उस मसले के पीछे इतना काम करते हैं, पता ही नहीं होता।
दूसरा, मेरे मिजाज में उतार चढ़ाव कितना कॉमन है। क्या मैं छोटी छोटी बातों को लेके बहुत लंबे अरसे तक परेशान होती हूँ? क्या मुझे उदासी मायूसी के बहुत अलामात होते हैं? तीसरा, मेरा रद्द अमल क्या है? जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, तो मैंने उसको रिएक्शन के तौर पे लिया कि मैंने उसके हल तलाश करने की कोशिश की। तो बड़ा सिंपल सा 4 सवालनामा, एक जैसे सारे नाजरीन के लिए और सारे डॉक्टर्स के लिए भी, 2 सवाल एंजाइटी के, 2 सवाल डिप्रेशन के, जिसको हम PHQ-4 स्केल कहते हैं। बहुत आसान है। 2 सवालात एंजाइटी से रिलेटेड, क्या मुझे हर वक्त बेचैनी, इज़्तिराब रहता है, इतना कि हर चीज़ को ले लेके रहता है, हर चीज़ ओवरथिंकिंग हर दफ़ा हर वक्त रहता है, हर चीज़ को लेके। आपके मुझे 1900 दूर में एक बात कहती थी, हाय मैं जवाब क्यों नहीं दे सकती? एग्जैक्टली, ये हाँ ही होता है वैसे मोस्टली। दूसरा सवाल ये कि मैं कंट्रोल भी करना चाहूँ लेकिन मैं अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकती। और मरीज़ ज़्यादातर हमें ये बताते हैं कि रात को जब वो बिस्तर पे लेटते हैं उनको ऐसा लगता है कि फिल्म चल रही है या चक्की चल रही है, कोई मशीन उनके ज़हन में चल रही है। हाँ, 2 सवाल ये और 2 सवाल डिप्रेशन के, क्या मुझे हर वक्त उदासी मायूसी परेशानी रहती है? और नंबर 2 ये कि क्या जिन चीज़ों में मुझे मज़ा आता था, मेरी हॉबीज़ हैं, मेरे मशागिल हैं, क्या उनमें मेरा दिल नहीं लगता? लैक ऑफ इंटरेस्ट। 4 सिंपल से सवाल आते हैं, 2 एंजाइटी के, 2 डिप्रेशन के। आपको कहीं से भी लिंक मिले फ़ौरन उसको रेफ़र करें, क्योंकि देखिए आपके पास अगर इलाज मौजूद है तो फिर आप इलाज क्यों लें? हम जहन को बिल्कुल एक ठप्पे की मानंद क्यों ले लेते हैं? हम सब घर वालों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। कहीं पे भी मियाँ को, सास को, ससुर को, बच्चों को फ़ील हो के दूसरे बंदे का जो रद्द अमल है या जो रवैया है वो ठीक नहीं है, तो आप सब मिल के उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय ये कि उस पर ठप्पे लगा के उसको मज़ीद और बीमार करते हैं। बिल्कुल, जी जी। उसको ठीक करने की कोशिश करने के लिए अपना पॉजिटिव होना ज़रूरी है। नेगेटिव हो के आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप किसी को पॉजिटिव क्या करेंगे? बट लेबल बहुत है, लेबल बहुत है। डॉक्टर, एक छोटा सा जुमला, हम एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं और 2 मरतबा ये जुमला आया कि जी फर्स्ट डे से लेकर के मेनोपॉज तक होगा। मैं इसमें दरख्वास्त करना चाहूँगा, इसको ये तय कर लें कि इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। जैसे उन्होंने कहा स्टेज है, कुछ दर्जों में वो काबिल इलाज है, कुछ दर्जों में वो काबिल इलाज होने के साथ साथ वो कंसीव करने के काबिल भी है, और एक दर्जा ऐसा आएगा जहाँ पर वो कंसीव करने के काबिल नहीं है। तो इसको, इस जुमले को थोड़ा सा सेलिब्रेट यानी कि इसको आप इससे क्योर हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल क्योर हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रोग्रेस जो है उसको हम कम भी कर सकते हैं। अच्छा, और कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करके वहाँ पर कोई खातून अगर है तो वहाँ पर उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो कंसीव भी कर सकती हैं। ये जुमला असल में मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम एक बहुत मुश्किल से एक बहुत मुश्किल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई नेगेटिव मैसेज नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे पता है जैसे हमारी बहन भी बैठी हुई है और जो उनको जैसे कह रही कि जिनको बच्चादानी में जो थैलियाँ भी हैं, ये आजकल ना, पहले टाइम में आगा साहब हमने इतना सुना नहीं था, बस शाज़ुन आदर को केस बताते थे कि भी हाँ वो जो उनकी फुप्पो थी ना, उनको ये मसला हो गया था, भी हो गया था। लेकिन आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं, हमारे आप 5 बच्चियाँ निकालेंगी ना, उनमें से 3 को समा कोई फाइब्रोइड या कोई ऐसा मसला होगा। ऐसा क्या हो रहा है हमारी डाइट में, हमारे आसपास की प्रॉब्लम हमारे में? हमारी पूरी डिस्कशन में 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन। अब मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन के लिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी ग़िज़ा क्या है, और उन तमाम चीज़ों के अंदर हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है, तो उससे हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है। नंबर 2, हमारी सोच क्या है। हम में से कितने लोग हैं जो किसी को मुश्किल में देखकर अपने पॉजिटिवनेस को बाकी रखकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, हमारा जो दिन भर का, रात का जो हमारा मामूल है वो क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। हम रात के 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, हम सुबह 10 बजे क्या कर रहे होते हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जितनी भी कॉल आई रिमोट एरियाज से आई, इसलिए कि वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। हमारे यहाँ जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है वो दोपहर के 2 बजे के बाद उठ